You are watching Unbound India. दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। और हम यहाँ बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो कि हमको करोड़ों साल पीछे लेके जाती है, और एक ऐसी कथा जिसकी चर्चा लगभग हर हिंदू और पुरानी जो हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, पौराणिक जो कथाएं हैं, उनके साथ जोड़ती है। वो कथा क्या है और पुराना जो इतिहास है वो क्या है, जिस जगह हम खड़े हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हजारों करोड़ों साल पुराना, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और मेरी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट है इस समय, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांजन भट्टाचार्य जी, डॉक्टर साहब हैं आप। आपका परिचय हम लेंगे और आगे की जो कहानी है, आगे की जो पूरी की पूरी कथा है, उसको हम दीपांजन भट्टाचार्य जी से समझने की कोशिश करेंगे। दीपांजन जी, पहले तो अनबाउंड इंडिया में आपका स्वागत है, और मैं ये चाहूंगा कि मेरे दर्शक जो है उनको आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे विनोद जी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर दीपांजन भट्टाचार्य जी है। फिलहाल मैं यहाँ पे अमरकंटक में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ओके। मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है टेक्टोनिक्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। दर्शकों, आप इस स्टोरी को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, आगे जो बात करने जा रहे हैं, वो बहुत कम जो है उसके ऊपर डिस्कस होता है, बहुत कम इसके बारे में बातचीत होती है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मैं कि अगर हम इस एरिया की अगर हम बात करें जहां पर हम खड़े हुए हैं, उसको अगर हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज कभी किसी जमाने में करोड़ों साल पहले, 180 करोड़ साल पहले, 160 करोड़ साल पहले एक जो शिफ्ट हुआ था, उस शिफ्टिंग के बारे में बात बताइए। और ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो उस समय हुई थी, वो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो हुआ क्या था उस समय। अच्छा, ये टेक्टोनिक्स अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दर्शकों के लिए मैं पहले ब्रीफली ये टेक्टोनिक्स होता क्या है थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। जैसे सबको पता होगा कि हमारे अर्थ में 3 पार्ट है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। करेक्ट। अब ये मेंटल का कुछ हिस्सा जिसको हम एस्थोनोस्फीयर कहते हैं, इसका बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका कंडीशन टू सम एक्सटेंट फ्लूइड जैसा है, जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है। और उसके ऊपर जिसको हम क्रास्ट, लिथोस्फीयर कहते हैं, मतलब कुछ पार्ट ऑफ मेंटल और क्रास्ट को लेकर के ये फ्लोट करते रहते हैं। एनालॉजी के लिए अगर बताओ इस तरह से, जैसे एक बकेट ऑफ वाटर में आपने कुछ थर्मोकोल का टुकड़ा लिया, आप एक स्टायरर से अगर वाटर को घोलते रहेंगे तो क्या होगा, वो सारे टुकड़े एक दूसरे से दूर जाएगा, फिर कुछ देर बाद सारे पास आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद फिर दूर जाएगा। हमारे अर्थ में भी ये जो ऊपर का लेयर है क्रास्ट, ये क्रास्ट मेंटल के ऊपर इसी तरह से फ्लो कर रहा है। और जो मेंटल में कन्वेक्शन करंट चलता है, इसके कारण, और रिच पूल, क्लैप पूल, डिफरेंट और रीजंस है, जिसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे के से दूर जाते रहते हैं और पास आते रहते हैं। तो जब पास आते हैं, सारे क्रास्ट एक साथ आ जाते हैं, इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो सबसे लास्ट जो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम सभी लोग शायद जानते होंगे, पैंजिया है, बट दैट वाज नॉट द फर्स्ट वन। पैंजिया से पहले रोडिनिया था, रोडिनिया से पहले कोलंबिया था, और ये टूट के, कोलंबिया टूट के फिर रोडिनिया बना, फिर रोडिनिया और टूट करके पैंजिया बना। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ सालों बाद ये पैंजिया, फिर अभी तो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है नहीं, दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा जिसका नाम पैंजिया अल्टीमा या एमेशिया नाम हो सकता है। ओके। तो एनीवे, ये कहानी, इस एरिया का जो कहानी है, ये स्टार्ट होता है लगभग वही कोलंबियन ओरिजिन से लेकर के रोडिनियन असेंबली तक, और वहां से लेकर के आज के डेट तक
इसी एरिया में टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहा है। That makes the area itself an intriguing in terms of tectonics. Anyway, तो क्या हुआ था, लगभग आज से 1800 मिलियन ईयर पहले, मतलब 180 करोड़ साल पहले, हमारे ये इंडिया में जैसे बास्ता और सिंहभूम और इधर बुंदेलखंड, ये दोनों एरिया एक साथ नहीं था। अच्छा। ये दोनों पास आए आज से लगभग 1800 मिलियन ईयर, मतलब 180 करोड़ साल पहले। कैसे? ठीक जिस तरह से आज के डेट में इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रहे थे, और टकराव में क्या होता है, जैसे हिमालय माउंटेन बना था, इसी तरह से यहाँ पे भी माउंटेन बना था। उसको हम सातपुड़ा ओरिजिनी कहते हैं, जबकि सातपुड़ा पहाड़ आज के डेट में ये जो पहाड़ हम देख रहे हैं, ये पहाड़ नहीं था। अच्छा अच्छा, वो अलग था। अच्छा। तो ये जो कॉलिशन चल रहा था, ये 18 करोड़ से लेकर के 9 करोड़ साल तक चलता रहा। उसके बाद जिसको हम आज के डेट में नॉर्थ इंडियन ब्लॉक और साउथ इंडियन ब्लॉक कहते हैं, ये दोनों एक साथ सूचर्ड, मतलब एक साथ स्टिच्ड हो गया, जो आज के डेट में इंडियन पेनिनसुला बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं उसके बाद 120 मिलियन ईयर के आसपास, लगभग 200 to 120 मिलियन ईयर, इस फेज में आ जाते हैं। दैट मीन्स कि आपका वो 20 करोड़ से लेकर के 12 करोड़ साल तक। उस टाइम क्या हुआ, ये इंडियन पार्ट अंटार्कटिका के साथ था, जिसके साथ जुड़े हुए थे ऑस्ट्रेलिया, इधर जुड़े हुए थे माडागास्कर, सेसिलीज, ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। ऐसे में अचानक क्या हुआ, इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव करने लगा। अच्छा। जैसे जैसे नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था, एक एक पार्ट जो है इससे अलग होते जा रहे थे। तो ऐसे में जब वेस्टर्न पार्ट से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट अलग हो गया, ये एज्यूम किया जाता है कि इंडियन प्लेट थोड़ा सा वेस्टवर्ड टिल्ट हो गया। अच्छा। और क्योंकि ये नॉर्थवर्ड जा भी रहा था, और पहले से सेंट्रल पार्ट में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे एक ऑलरेडी सूचर था, वो एक वीक जोन था, मैकेनिकल हेटेरोजेनिटी था। तो उस जगह पे फिर एक टेंशनल फोर्स जनरेट हुआ, जिसके कारण वो एक दूसरे से फिर दूर जाने लगे, और वहां पे क्या हुआ, वो जगह धंस गया, जिसको हम नर्मदा रिफ्ट कहते हैं, क्योंकि उसी वैली के अलोंग आज के डेट में नर्मदा रिवर बहती है। अब ऐसे में इसके सराउंडिंग में क्या था, सराउंडिंग में था 33 समुद्र। अब कोई जगह अगर धंस जाएगा, बैठ जाएगा, तो चारों तरफ जो पानी है वो अंदर आएगा, तो मेरीन वाटर अंदर आ गया। अब धंस जाने के कारण यहाँ पे जितने भी वेजिटेशन था, वो सारे नीचे दब गए, ह्यूज जो ओशन वाटर है उसके नीचे, और इसके चलते उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर के कारण वही प्लांट्स कन्वर्ट हो गया कोल में। ओह, इंटरेस्टिंग। और ये इस टाइम पे समुंदर से जो भी सेडिमेंटेशन हो रहा था, प्लस दोनों फ्लैंक में से रिवर जो भी सेडिमेंट्स लेके आ रहे थे, ये सेडिमेंट्स जमा होकर के जिस तरह का पाललिक शिला बना, जिसका नाम गोंडवाना सेडिमेंट्स है। तो इसलिए वो गोंडवाना सेडिमेंट्स में ही हमें ये सब कोल मिलता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, इस एरिया में 2 बार टेक्टोनिक एक्टिविटी हो चुके हैं। एक जो हमारा 180 करोड़ साल पहले नॉर्थ इंडियन ब्लॉक और साउथ इंडियन ब्लॉक एक दूसरे से टकराए थे। उसके बाद फिर अराउंड 12 करोड़ साल पहले, मतलब 120 बिलियन ईयर साल पहले, यहाँ पे फिर एक्सटेंशन हुआ, और इसको नॉर्मदा रिफ्टिंग कहा जा रहा था, जिसके कारण ग्रेबेंस बने, और ग्रेबेंस में हमारे ये सेडिमेंटेशन हुआ। क्या यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग कहानी हुई। इसके बाद क्या हुआ, आज से अगर कहा जाए ऐसे ही 21 मिलियन ईयर, 21 करोड़ साल, मतलब 21 करोड़ साल, 210 मिलियन ईयर के टाइम में इस जगह पे वेजिटेशन के साथ साथ एनिमल कौन सा था? आज जैसे हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, ठीक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी जगह पे घूमते थे डायनासोर्स। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दर्शकों, इसको जरा बिल्कुल पकड़ के आप चलिएगा कि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये नर्मदा वैली का एक इलाका है ना, नर्मदा वैली का। बहुत संभल के आप क्या कहते हैं इस कहानी को समझिए, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो करोड़ों साल पहले की हम बात कर रहे हैं। हमारी कहानी नर्मदा की उद्भव की कहानी की हम बात कर रहे हैं कि होती ये कहाँ से आई है, ये कहानी नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से है। इसके अलावा नर्मदा के ओरिजिन से पहले यहाँ पर क्या एक्टिविटीज हो रही थी, कौन रह रहा था, क्या इंसान थे। इसके अलावा
यहाँ पर वेजिटेशन और क्या क्या चीजें हो रही थी, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर दीपांजन भट्टाचार्य के थ्रू। जी दीपांजन। इंसान, जैसे आपने अभी कहा, इंसान तो धरती में मतलब काल भी नहीं, कुछ सेकंड्स पहले आए। Correct. अगर हम पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टाइमलाइन को अगर इंडिया वर्ल्ड जो बने हुए, धरती जो बने हुए हैं अच्छा 4.6 बिलियन ईयर पहले, तब से लेकर के आज को अगर हम एक दिन की तरह माने, तो मान लीजिए ये धरती बना था कल रात 12 बजे, तो इंसान अभी तक आया ही नहीं है। आज रात 12 बजने से 2 सेकंड पहले इंसान आएगा। हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ पे इतना ही कम है। तो जिस टाइम की हम बात कर रहे थे उस इंसान का नाम और निशान नहीं था, बट वहाँ पे इस टाइम थे जो एनिमल थे उसपे डायनासोर्स थे। डायनासोर्स का एक्चुअली यू कैन थिंक दिस इज द रियल जुरासिक पार्क। रियली डायनासोर्स यूज्ड टू बी हियर। इंडिया, इवन एशिया का सबसे बड़ा हैचारी यहीं पे मिला है। करेक्ट। और यहाँ पे कई सारी जगहों पे, जैसे जबलपुर में चले जाएंगे, पाटवा बाबा मंदिर के पास डायनासोर का काफी सारे एग्स मिलते हैं, और उनके फॉसिल्स पूरी तरह से डिटेल फॉसिल्स मिलते हैं। तो दर्शकों, मेरी एक स्टोरी है डायनासोर के ऊपर, जिसपे कि नेमावर जो एक मध्य प्रदेश में जगह है, और वहां पर एक बाघ डायनासोर सेंचुरी है, उसके ऊपर एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। काफी उसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे हम दीपांजन जी प्लीज कैरी ऑन। तो ऐसे में आज से 6.5 करोड़ साल पहले अचानक क्या हुआ, मेक्सिको के, ये माना जाता है, वैसे और भी कई सारे थ्योरीज है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि मेक्सिको के पास एक बहुत बड़ा सा उल्का मेटेओराइट का इम्पैक्ट हुआ, जिसका साइज आप समझ सकते हैं, डायमीटर अगर देखा जाए लगभग 12 किलोमीटर उसका डायमीटर था। इतने बड़े इम्पैक्ट के कारण पूरे धरती में हलचल मच गई, कई सारे नेचुरल कैटास्ट्रोफी होने लगा, जगह जगह पे वोल्केनिज्म्स होने लगे। तो हमारे इंडियन प्रोविंस के आसपास भी वोल्केनिज्म होने लगा। तो इसी वोल्केनिज्म से यहाँ पे जो मैग्माटिज्म हुआ, जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप नाम से जानते हैं, या ट्रैप वोल्केनिज्म कहा जाता है, इसी डेक्कन ट्रैप से ये सातपुड़ा माउंटेन आज के डेट में जो हम देख रहे हैं ये बना है, या वेस्टर्न घाट माउंटेन भी बना है इसी से, जो बॉम्बे के पास है। तो ऐसे में क्या हुआ, डायनासोर्स यहाँ घूम रहे थे, अचानक वन फाइन मॉर्निंग क्या हुआ कि अचानक देखा कि लावा, गर्म लावा आ रहे हैं उनके ऊपर, तो भागने का कोई जगह है नहीं। उसी मैग्मा के नीचे दब गए सारे डायनासोर, और पूरे प्रजाति जो है पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसीलिए हमें जितने, और ये जो एक एक लेयर है, क्योंकि जो मैग्माटिज्म हो रहा था, पहले एक लेयर आया, उसके बाद फिर दूसरा लेयर आया, फिर तीसरी लेयर आया, ऐसे करते करते इस तरह का माउंटेन बना है जो हमें आज दिख रहा है। अभी तो क्लियर दिख नहीं रहा है बिकॉज़ ऑफ द सनलाइट। अगर आप गौर से देखेंगे ये अलग अलग लाइंस दिखेगा पहाड़ में इस तरह से। तो इसीलिए हमें जितनी भी डायनासोर का फॉसिल्स मिलते हैं एग्जैक्टली इस पहाड़ के फुट में, मतलब ठीक पहाड़ के नीचे जो सेडिमेंट्स में जो रॉक पे मिलता है, उस रॉक का नाम है लेमेटा। तो ये आज से 4.5 करोड़ साल पहले यहाँ पे हुआ। उसके बाद ये, क्योंकि हमारे आज के डेट में प्लेट के बाउंड्री से काफी दूर है हर तरह से, तो यहाँ पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी एक्सपेक्टेड नहीं था। इस जगह को हम जियोलॉजिकली बोलते हैं कि स्टेबल क्रेटोनिक रीजियन। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 10-15 साल में भी अगर देखा जाए अमेरिका रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कुछ माइक्रो अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 to 4 इस रेंज में 150 से ऊपर अर्थक्वेक हुए हैं। इवन पिछले साल ही इसी एरिया में, सिर्फ आप जहाँ पे खड़े हैं इसके 20 किलोमीटर रेडियस में टोटल 15 अर्थक्वेक हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टिल अभी भी एक्टिव है? हाँ, यही एक एनिग्मेटिक सवाल है। इसको हम जियोलॉजिकली इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्टेबल अर्थक्वेक रीजन सिस्मिसिटी। ये पूरे वर्ल्ड में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जीपीएस डेटा और सैटेलाइट इमेजरी से सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा ये सब एनालाइज करके जियोमॉर्फोलॉजिकल डेटा, खास करके नर्मदा रिवर का जो ट्रैक चेंजेस का पैटर्न है, इसको देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं 180 करोड़ साल पहले, फिर बाद में 20 से 12 करोड़ साल पहले जो भी फ्रैक्चर्स बने हुए थे, वही फ्रैक्चर दोबारा रिएक्टिवेट हो रहा है। कारण क्या है?
क्योंकि पूरे की पूरे प्लेट जाकर के यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रहे हैं। और जीपीएस भी ये बता रहा है नॉर्थ इंडियन ब्लॉक और साउथ इंडियन ब्लॉक एक दूसरे के पास आ जा रहा है यहाँ पे। तो इसके कारण ये जो सीस्मिसिटीज आज के डेट में हो रहा है, जिसके कारण ये जो आप खाई देख रहे हैं यहाँ पे रेगुलर धस गिरता रहता है। कई रास्ता है बार बार बंद हो जाते हैं। ये लैंडस्लाइड्स के कारण भी इसी तरह का मूवमेंट्स है। जी, बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते ये जो अमरकंटक और नर्मदा वैली जो है, इसको आप फिर किस तरीके से देखते हैं? क्या एक जियोलॉजिस्ट की जो नजर है वो कैसे एक्सप्लेन करेगी हमारे दर्शकों को? ये अमरकंटक एक्चुअली 3 मेजर नदी का उद्गम है जी। एक तो नर्मदा, दूसरा सोन नदी और तीसरी जो है जोहिला नदी। बट ये जोहिला नदी का जो फ्लो है ये अंडरग्राउंड फ्लो है, सरफेस में इसका फ्लो नहीं दिखता है। सोन और नर्मदा ये दोनों अमरकंटक से उद्गम होने के बाद नॉर्थ की तरफ उत्तरी दिशा में मूव करते हैं। जैसे ही उत्तरी दिशा में सतपुड़ा माउंटेन को क्रॉस करके फ्लैट लैंड में आते हैं, जो जगह को हम बताया जाए तो नर्मदा के लिए दिस इज जबलपुर। जबलपुर में वो पहाड़ से फ्लैट लैंड में एंटर करती है। करने के बाद ये वेस्ट की तरफ मूव करने लगता है। इसका कारण ये माना जाता है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट होने के बाद इंडिया थोड़ा सा वेस्टवर्ड इंक्लाइन हो गया था और यहाँ पे वो वैली, रिफ्ट वैली बने हुए थे। तो ये जो इंक्लिनेशन है वो पॉसिबली आज के डेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण जबलपुर में जाने के बाद ये नर्मदा ऑटोमेटिकली, जिसको जियोडेसिक पाथ कहा जाता है, वो फॉलो करते हुए वेस्टवर्ड मूव करके पश्चिमी दिशा में मूव करके गुजरात की तरफ चले जाते हैं। जबकि सोन नदी वहां से थोड़ा सोनभद्र की तरफ मूव करके फिर गंगा में जाकर के मीट करते हैं, फिर अलॉन्ग गंगा वो आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी जो फोकलोर्स हैं, है ना, पौराणिक जो कथाएं हमारी उसमें आती है, क्या ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं? मतलब जियोलॉजी में कहीं ना कहीं उसको हमको वो देता है क्या, उसका प्रमाण या ऐसा कुछ? ये एक इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली। यहाँ रहते हुए लोकल लोगों से बात करते हुए कुछ फोकलोर, कुछ कहानी मुझे पता चली है जो वैसे गूगल सर्च करने पे कई बार नहीं मिलते हैं। उन कहानी में ये कहा जाता है कि नर्मदा एक्चुअली, ये जो सतपुड़ा का रेंज है, सतपुड़ा में 7 अलग अलग रेंज है, तो इसीलिए इसका सतपुड़ा नाम है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज का नाम है मेकल रेंज। मेकल रेंज बोलने के कारण ये है कि यहाँ पे मेकल राजा हुआ करते थे। तो मेकल राजा के पास कोई संतान नहीं था, बट मेकल राजा शिव जी का पुजारी थे और शिव जी का ये तपस्या का स्थल है, ये तपभूमि कहा जाता है। तो शिव जी जब यहाँ तपस्या कर रहे थे, ऐसे भी कभी किसी टाइम उनके पर्सपिरेशन, उनके पसीना या आंखों के आंसू जो भी है, इनसे एक सुंदर सा कन्या का जन्म हुआ जिनकी नाम है नर्मदा। तो शिव जी ने यही मूर्ति को पालन करने के लिए मेकल राजा के पास उनको दे दिया। मेकल राजा ने उनको बड़ा किया। उसके बाद जब उनको शादी की टाइम हुई, शादी की बात आई, तो बात हुआ कि स्वयंवर किया जाएगा, किससे शादी किया जाए। नर्मदा जी ने एक शर्त रखी थी कि जो इस एरिया को अच्छे से जानते हैं हम उसी से शादी करेंगे। तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? उन्होंने कहा है यहाँ पे एक फूल मिलते हैं जिसका नाम है गुलबकावली, जो जिसका काफी अच्छा मेडिसिनल वैल्यू है। आज की डेट में काफी फंड भी दिया जा रहा है इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो ये फूल इस जंगल से जो ढूंढ के ला पाएंगे हम उनसे शादी करेंगे। ऐसे में सोनभद्रा वो फूल को ढूंढ के लाते हैं। तो एज पर कंडीशन उनके साथ शादी होना है। नर्मदा या अमरकंटक में एक जगह है मायके बागिया करके, कहा जाता है कि जो बारात आकर के रुकी थी उसी मायका बागिया में ही रुके हुए थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग है काफी। तो ऐसे में बट ये शर्त तो फुलफिल हो गया। नर्मदा जी ने सोनभद्रा को देखी नहीं थी, तो उनको एक क्यूरियोसिटी हो रहा था कि वो दिखता कैसे है। तो इसके लिए उनका अपने दासी जोहिला को उन्होंने बोला कि तुम जाके एक बार देख के आओ कि कैसा दिखता है। जोहिला सोनभद्रा से मिलने के लिए गई, पर सोनभद्रा इतना ही, जिसको सोम दर्शन कहा जाता है, था कि वो फिर अपना परिचय दिया नहीं, छुपाया।
ऐसे कंडीशन में काफी देर हो जा रहा है, जोहिला वापस नहीं आ रही है, ये मान के तब जाके देख रहे हैं कि सोनभद्रा और जोहिला एक जगह पे खड़े हुए हैं। ये देख करके नर्मदा को काफी दुख पहुंचा, अभिमान हुआ, जिससे वो उसी जगह से सीधा दौड़ने लगी। और जब सोनभद्रा ने उनको देखा, समझ गया कि उनसे गलती हो गया, तो सोनभद्रा उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। फिर कुछ दूर जाने के बाद जब सोनभद्रा को समझ में आया कि नर्मदा को मनाना नामुमकिन है, ऐसे में वो धीरे धीरे पूर्व दिशा में मूव करने लगा और नर्मदा वहां से पश्चिमी दिशा में चलने लगी। और इन सब चीजों को देख करके जोहिला इतना एम्बेरस्ड हो गए, इतने उनके दुख पहुंचे कि वो धरती में समा जाने के लिए वो धरती तोड़ करके उसके अंदर चले गए। अब बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम रिवर ट्रैक को अच्छे से देखें तो वहां पे हम देखते हैं कि जहां से उत्पन्न हुई है ये दोनों रिवर, सोन और नर्मदा, वहां से ये जबलपुर तक दोनों लगभग पैरेलली नॉर्थ तक जाते हैं। जाने के बाद वहां से एक वेस्ट की तरफ एक ईस्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जो ये जगह आज के डेट में भी आना इतना डिफिकल्ट है, और ये कहानी फोकलोर कम से कम 500 साढ़े 500 साल पुराने तो होंगे। तो तब के लोग भी रिवर ट्रैक को फॉलो किए होंगे, नहीं तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता है। और इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस ये है, ये जोहिला रिवर जो बाहर से रिवर दिखता ही नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड है, ये एक रिवर है और ये फ्लो करती है। ये चीज भी तब के लोगों को पता था। तो जियोलॉजी इसको कैसे देखती है? जियोलॉजी में तो ये देखा जा रहा है कि अंडरग्राउंड रिवर है, जैसे हमारे आज की डेट में सरस्वती रिवर है, फल्गु रिवर है, कई जगह पे वो सरफेस फ्लो ना हो करके अंडरग्राउंड फ्लो की तरह जाते हैं। तो ये जोहिला रिवर भी इसी तरह से, जोहिला डैम ही पीछे यहाँ से कुछ बस 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, वहां से स्टार्ट होकर के वो अंडरग्राउंड फ्लो करते हुए जाते हैं, फिर सोन में एक जगह मिल जाते हैं। तो ये जियोलॉजिकली रिवर का एग्जिस्टेंस है, बट विदाउट जियोलॉजिकल टूल, कोई जियोफिजिकल एनालिसिस के बिना भी तब के लोगों को ये अंडरग्राउंड फ्लो के बारे में पता था। ये इम्पोर्टेंट है, ये एक इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शकों को आप यहाँ पर ये बताइए कि नर्मदा के जन्म की जो कहानी हम शिव जी से जोड़ते हैं, ऐसे में क्या जिस वक्त ये तमाम शिफ्टिंग और टेक्टोनिक शिफ्ट जो हो रहा था, और कभी किसी जमाने में दर्शकों जहां पर हम लोग खड़े हुए, ये नर्मदा की जो वैली है अमरकंटक की, यहाँ पर कभी किसी जमाने में 120 से 180 करोड़ साल पहले ये पूरा का पूरा समुद्र था, ये समुद्री इलाका था, यहाँ नीचे पूरा समुद्र था। बाद में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि शिफ्टिंग हुई है, एक दूसरा आइलैंड एक अलग आइलैंड से जब टकराया है, उसके बाद ये पहाड़ और ये तमाम चीजें बनती है। यहाँ पर हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि नर्मदा के जन्म की कहानी जो कि शिव से जुड़ती है, इसके अलावा भी जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जन्म का होना वो किस पीरियड की बात कहता है, कि कहाँ से हमको ये प्रमाण मिलते हैं कि नर्मदा वहां से निकली होंगी? देखिए एग्जैक्टली रिवर किस डेट को ओरिजिनेट हुआ था ये तो कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ जो देखा जा रहा है, नर्मदा रिवर बह रही है अमरकंटक रेंज में या मैकल रेंज में, इस पत्थर के ऊपर जिसको हम डेक्कन ट्रैप बेसल्ट कहते हैं। अब ये डेक्कन ट्रैप का मैग्माटिज्म हुआ ही था आज से 6.5 करोड़ साल पहले, 65 बिलियन ईयर अराउंड। तो नर्मदा रिवर उससे पुरानी तो हो नहीं सकती, ऑब्वियसली ये 6.5 करोड़ साल बाद ही आए हुए हैं। और रिवर अपने ट्रैक टाइम टू टाइम चेंज करते रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि ये इस रिवर का पानी एक्चुअली कहाँ से आता है। जैसे गंगा और इस तरह का जो नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स है वो ग्लेशियर फेल है, मतलब ग्लेशियर पिघलते हुए पानी आता है। तो यहाँ तो कोई ग्लेशियर है नहीं, यहाँ जो पानी है ये इट्स एब्सोल्युटली ग्राउंड वाटर। जो वाटर टेबल में जो पानी रहता है, जो बारिश का पानी होता है, वही पानी ग्राउंड से निकलते हुए इस नदी को फेड करते हैं और ये नदी के थ्रू फ्लो होते हुए जाते हैं। तो हमारे इस तरह का क्लाइमेट में, इस तरह का पोजीशन में हम जब देख रहे हैं, कम से कम इतना कह सकते हैं कि एक ब्रैकेटिंग कर सकते हैं कि ये आज से 6.5 करोड़ साल बाद ही आए हैं, उससे पहले का तो नहीं है। उससे पहले का नहीं। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों कहानियां कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर जो है वो स्टैब्लिश होती दिखाई देती हैं।
हाँ, मतलब कहानी में ये है कि नर्मदा का उद्गम यहाँ से है, ये आइडेंटिफाइड है। हाँ, क्योंकि एक रिवर का उद्गम आइडेंटिफाई करना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक रिवर क्या होता है, कई जगह पे बारिश हो रहा है, डिफरेंट छोटे छोटे जो धारा है वो आकर के मिलते हैं, धीरे धीरे पानी का अमाउंट बढ़ता है और फिर हमें एक रिवर ट्रैक की तरह दिखता है। तो एग्जैक्टली सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ से कोई एक मेजर रिवर में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उस पॉइंट को हम उद्गम मान करके चलते हैं। इसमें बस इतना ही कि इसमें कहूंगा कि एक सिमिलरिटी है नर्मदा का जो फोकलोर में शिव जी के पर्सपिरेशन से जो नर्मदा का उद्गम है वो इसी पोजीशन में कहा गया था, और जियोलॉजिकली भी देखा जाए तो वो उसी जगह पे है। तो ये इस जगह पे ये दोनों कहानी तो मैच करती है। अगर हम बात करें पूरे नर्मदा वैली की और इन पहाड़ों का, उस पे किस तरीके के हमको एविडेंसेस मिलते हैं जो कि हमको करोड़ों साल पीछे लेके जाते हैं, डायनासोर्स के अलावा? कोई स्टोन्स वगैरह जैसे होते हैं? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए ऊपर से लेकर के लेयर में सबसे ऊपर हमें मिलता है डेक्कन ट्रैप बेसल्ट, जो ये है। ये जमीन पर मिलते हैं क्या हमको? पत्थर मिलते हैं क्या? पत्थर है, ये सब डेक्कन ट्रैप बेसल्ट ही है। ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये डेक्कन ट्रैप में यहाँ पे आपको काफी सारे पोर्स दिखता है। इसका कारण क्या है, आपने कभी चावल बनाए होंगे तो देखेंगे कि चावल में से जो गैस निकल जाते हैं, चावल के ऊपर छोटे छोटे छेद बनते हैं। तो क्योंकि ये गर्म लावा है, इसके अंदर भी काफी सारे गैस, मतलब H2O वेपर, CO2 वेपर्स रहते हैं। ये वेपर सरफेस में आने के बाद जैसे निकल जाते हैं, छोटे छोटे छेद छोड़ जाते हैं, तो जिससे पता चलता है ये वोल्केनिक रॉक है। और उस छेद को हम वेसिकल्स कहते हैं, बाद में सेकेंडरी मिनरल से फिल भी हो जाते हैं। तो ये है डेक्कन ट्रैप बेसल्ट। अच्छा, ये डेक्कन ट्रैप होने के कारण हमारे आज के डेट में एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आया है। इसी बेसल्ट में जब एक स्पेसिफिक EH और pH कंडीशन, जिसको केमिकली EH मतलब एक स्पेसिफिक एसिड की मात्रा अगर हो पानी में और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल हो, हाइड्रोजन आयंस, तो ऐसे कंडीशन में ये रिएक्टिव हो जाते हैं। ये रिएक्ट होने के बाद पहले स्टेज में इसमें से Na2O, K2O, CaO, MgO इस तरह का ऑक्साइड्स जो है वो पानी के साथ धुल के निकल जाते हैं। जब वो निकल जाएगा, इसमें रह जाता है आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सिलिकॉन, इस नेक्स्ट स्टेज में सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये वाटर सॉल्यूशन में निकल जाते हैं। फिर बचा क्या? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यही पत्थर में वो रिएक्शन होने के बाद देखिए कंप्लीटली डिफरेंट दिख रहा है, ये ऐसे दिखने लगेगा, जिसको हम लिथोमार्च कहेंगे। अगर इसमें से सिलिकॉन सफिशिएंट अमाउंट कम हो जाता है तो इसको हम लैटेराइट भी कहते हैं। इसी से अगर सॉइल बनेगा, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ का सॉइल रेडिश कलर की है, बिकॉज ये पत्थर अभी इसी से ये बना है। ये बनने के बाद ये लैटेराइट बनाया है। अब फिर आता है इंटरेस्टिंग कहानी। इसमें अभी क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है। आयरन हेवी होता है एल्यूमिनियम से। फर्दर अगर वाटर पर्कुलेशन होता है तो लोहे जो है, आयरन ऑक्साइड, वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर के लेयर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाते हैं और वो बनते हैं, उसको हम कहते हैं बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का ओर है। और वही से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अमरकंटक एरिया में काफी सारे एल्यूमिनियम का माइन है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, मतलब ऑक्साइड का एक अलग टेक्सचर भी बन जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये बेसल्ट था, इसीलिए आज के डेट में यहाँ पे एल्यूमिनियम का ओर बन पाए हैं। सो आई कैन शो यू दिस टू फेजेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जब हम इस पूरी वैली की बात करते हैं और लगातार जो है वो सिस्मिक जोन में है, आते रहते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक और रिफ्ट हमको देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था कि जो सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल्स होते हैं, एक साथ एमालगमेट हो करके सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं, फिर अलग होते हैं। तो आगे अर्थ की हिस्ट्री में आज से 100 मिलियन ईयर, 200 मिलियन ईयर के बाद फिर रिफ्टिंग हो सकते हैं। बट अगर नियर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आज के डेट में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक तरह का कंप्रेशनल रेजिम में है, तो यहाँ पे रिफ्टिंग मतलब अलग होने की स्कोप नहीं है। बट हाँ, रिफ्टिंग होकर के यहाँ पे दोबारा फ्रैक्चर बनना और वहां पे सेस्मिक एक्टिविटी होने का चांसेस ऑब्वियसली है। ये मैं अगले 100 साल 200 साल की अगर बात करूँ तो, अगर करोड़ों में चले जाए तो कुछ भी पॉसिबल है।
तो डॉक्टर दीपांजन भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अनबाउंड इंडिया के साथ जुड़कर इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी है। तो मुझे लगता है दर्शकों कि आज का ये जो हमारा जो डिस्कशन है, इससे आपको ये जो नर्मदा वैली है इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की होगी। फिलहाल जो है इस स्टोरी में इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन लगातार जो है आप तक लेकर आए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्टोरी को तो आप शेयर करेंगे ही। अगली किसी स्टोरी में अगली किसी ऐसे ही एक्सपर्ट के साथ फिर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नजर से।